Hello everyone, welcome to today's video. आज हम करने वाले हैं आपका एलटी जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसके यूनिट 3 के टीचिंग टॉपिक को। उसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से हम इसके पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आप डिटेल में अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। आप इस ज्वाइन बटन पे जाएंगे तो यहाँ यूकेएलटी एग्जाम का आपका एक सेक्शन बना हुआ है। इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं मंथली बेसिस पर तो आपको कई सारे वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स को करने से आपका जो एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप एलटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एलटी साइंस का कोर्स है। अगर आप केवल जो पार्ट 1 है वो खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अपना कोई स्पेसिफिक सेक्शन तैयार करना चाहते हैं, सिर्फ पेडागोजी तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। एसएसटी का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है और इसके लिए आपको सिर्फ अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप वहां पर डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? जॉन एडम्स ने, जॉन डीवी ने, मॉन्टेसेरी ने, सोक्रेट्स ने। इसका सही आंसर होगा आपका जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी इसका सही आंसर है। देखिए जो टीचिंग यानी शिक्षण है उसको बायपोलर प्रोसेस यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा गया है और ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा गया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया यानी बायपोलर प्रोसेस की जब बात करते हैं तो यहाँ इसके दो पोल्स माने गए हैं जिस पर एक पोल पर होता है टीचर और दूसरे पोल पर होता है स्टूडेंट। लेकिन वहीं पर जब हम ट्राइपोलर की बात करते हैं, ठीक है, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें यहाँ 3 पोल्स हो जाएंगे और 3 पोल्स पे आपका कौन कौन है? पहले पोल पे यहाँ पर टीचर है, दूसरे पोल पर यहाँ पे स्टूडेंट है और तीसरे पोल पर आपका होता है कंटेंट या करिकुलम। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा है? आपका जॉन डीवी ने कहा है। कई जगह आपको करिकुलम कंटेंट की जगह यहाँ पर सोसाइटी भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जॉन डीवी जो थे वो प्रेग्मेटिज्म को फॉलो करते थे। उनके हिसाब से जो सोसाइटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका आसपास जो समाज होता है, ठीक है, हमें किस प्रकार का कंटेंट उस समय के माहौल के हिसाब से, प्रेग्मेटिज्म यही कहता है कि जो मेरे लिए आज उपयोगी है वही मतलब मुझे सीखना है, वो यूजफुल है, ठीक है, जो आज जिसका उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर सोसाइटी में जो हमारी करंट नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करना होता है और हमारा जो कंटेंट या करिकुलम होता है वो भी हमारी करंट डिमांड्स को देखते हुए ही होता है। ठीक है, तो कई जगह आपको यहाँ तीसरे पोल पर करिकुलम, कंटेंट या फिर सोसाइटी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आपका जॉन डीवी के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग? टीचिंग इज मॉडिफाइबल, टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, या टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर पूछा हुआ है नॉट ट्रू। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू कौन सा है? तो यहाँ पर आप चेक करो। सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। टीचिंग इज मॉडिफाइबल, परिवर्तनीय, यानी कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले से ही हम कहते हुए आ रहे हैं कि पहले कहते थे शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं, इनके अंदर मतलब जो गुण होते हैं पढ़ाने के वो पहले से ही होते हैं। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि टीचिंग के जो स्किल्स हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। माइक्रो टीचिंग, सोशल सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, ये सारे जो आपकी मेथड्स हैं जिसको आप बीएड के दौरान भी प्रैक्टिस करते हैं, उसके द्वारा आपकी जो टीचिंग है उसमें निखार लाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पर टीचिंग मॉडिफाइबल होती है, टीचिंग में चेंजेस किए जा सकते हैं बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आपने एक बार अपने जो टीचिंग है वो करी, उसके बाद आपने फीडबैक लिया, फीडबैक के बेसिस पर आप अपनी टीचिंग में चेंजेस करते हैं ताकि वो और ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। जो गलतियां आपने करी थी वो आप ना दोहराएं और जो कमी रह गई थी उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट, इफेक्टिव टीचिंग, ये सब फीडबैक के बेसिस पर पॉसिबल है। यानी कि शिक्षण जो है उसमें चेंज किया जा सकता है, टीचिंग मॉडिफाइबल होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचिंग यहाँ पर जैसे क्लास में अगर कोई टीचर गया, कोई टॉपिक को उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है कि इस टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा, ये टीचिंग एड्स यूज की जाएंगी, ये सब किया जाएगा। लेकिन अगर क्लास में वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको आपको लग रहा है जो टीचिंग मेथड आपने चूज किया था वो उतना सूटेबल नहीं है, अभी बच्चों को किसी और तरीके से आपको बताना पड़ेगा। टीचिंग में क्या कर सकते हैं आप? चेंजेस कर सकते हैं।
उसी समय भी चेंजेस कर सकते हैं। टीचिंग आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। आप ऑन द स्पॉट टीचिंग में नेसेसरी चेंजेस करके आप अपनी टीचिंग को और क्या बनाएंगे, इफेक्टिव और प्रभावी बनाएंगे, ताकि बच्चों की समझ में। अल्टीमेट गोल तो ये है ना कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी टीचिंग में चेंजेस करने चाहिए। तो टीचिंग मॉडिफाइबल है। फिर टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल बिल्कुल होती है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल मतलब जहां सारी चीजें जो होती हैं वो फिक्स्ड होती है। मतलब जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, स्कूल और कॉलेज, ठीक है, स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल एंड कॉलेज में क्या होता है, आप जानते हैं, स्कूल में सारी चीजें फिक्स है। भाई एक आपके निश्चित ड्यूरेशन का स्कूल लगता है, ठीक है, आप एक बिल्डिंग में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म होती है, जितने भी क्लासेस होती है उन क्लासेस में बच्चों की एज फिक्स है, किस क्लास में कौन सी एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे फिक्स्ड है। फिर आपके पीरियड फिक्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इतने इतने मिनट के पीरियड होंगे, आपके एग्जाम्स, आपके यूनिट टेस्ट कब होंगे, पूरा करिकुलम जो है अच्छे से तैयार होता है। सारी चीजें यहाँ पर क्या है, एकदम वेल डिफाइंड होती हैं, फिक्स्ड होती है, उनमें चेंजेस नहीं होते। तो स्कूल कॉलेज इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, ठीक है, इनफॉर्मल में आप देखोगे, आप अपने घर पे कुछ सीख रहे हो, अपने किसी बड़े से, अपने किसी फ्रेंड से आप कोई काम सीख रहे हो, वहां कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, कोई क्लासेस नहीं लग रही, कहीं जाकर आपको सीखना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इसकी रेगुलर क्लास इस पर्टिकुलर जगह पर ही लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, इनफॉर्मल में आ गया। आप अपनी मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हो, वो इनफॉर्मल हो गया। आप अपने बड़े भाई या बहन से साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये सब इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल टीचिंग में आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है एक और आपका नॉन फॉर्मल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मल को हम औपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल को अनौपचारिक कहते हैं, नॉन फॉर्मल को हम निरौपचारिक कहते हैं। निरौपचारिक के लिए आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें आपकी फिक्स होती हैं, यानी कुछ चीजें फिक्स होंगी, लेकिन कुछ चीजों में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ में लचीलापन होता है। जैसे ओपन स्कूल ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे देखिए आपकी कोई एज फिक्स नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी एज ज्यादा भी हो चुकी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, किसी बीएससी या बीए या एमए वाले कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। फिर अब वहां पर आप देखेंगे कोई निश्चित क्लासेस नहीं लगती, आपके पास घर पे ही बुक्स का सेट होता है, आप उसी से पढ़ते हो, बस एग्जाम देने के लिए आपको जाना होता है। तो कोई निश्चित प्लेस नहीं है, कोई रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी। तो यहाँ कुछ चीजों में क्या है आपका, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ चीजें फिक्स होती है, भाई आपका निश्चित एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट डिग्री जो भी आपको मिलनी है वो मिलेगा। ओपन स्कूल्स या ओपन यूनिवर्सिटीज एग्जाम्पल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल टीचिंग का। फिर टीचिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, ये भी बिल्कुल सही है कथन। टीचिंग देखिए साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक होती है, सिस्टमैटिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, कुछ भी ऐसे ही नहीं चल रहा है, सब चीजों का रीजन है, जैसा लॉजिक होता है, लॉजिकल सीक्वेंस में सब चीज चलती है, जैसे कि साइंस में होता है। आर्ट क्यों कह रहे हैं हम इसे, आर्ट क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे स्किल्स यूज हो रहे हैं। कौन से स्किल्स यूज हो रहे हैं, भाई आप टीचिंग करोगे तो कंटेंट को पूरा आप डिवाइड करोगे, प्लान करोगे, आपको लेसन प्लान किस तरीके से आपको डिलीवर करना है अपना कंटेंट क्लास में। फिर आप कैसे इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करोगे, आप बहुत तरीके के मेथड्स यूज करते हो, टीचिंग एड्स यूज करते हो। तो ये सारी चीजें आपके कौशल जो है वो इसमें यूज होते हैं। तो टीचिंग जो हो गई वो आर्ट भी हो गई, कला भी है एक तरीके की, और विज्ञान भी है। टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन। टीचिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ अनुदेशन नहीं है, ये मोड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूछा था कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो नॉट ट्रू आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीन स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिए, ये सब सही है। अब नॉट ट्रू हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग में क्या क्या आता है एक बार देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन ये आपके मोड्स होते हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन तो आपका एक मोड है ही, इसके अलावा आपके क्या होते हैं, कंडीशनिंग होता है, अनुबंधन, जहां आप बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस को जो है ट्रेन करते हैं। फिर एक ट्रेनिंग होता है, जहां आप बच्चे के जो कॉन्शियस एक्शंस है उसको ट्रेन करते हैं। और एक होता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन, जहां आप बच्चे के बिलीफ, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन जो है आपका, ये आप बच्चे के बिलीफ सिस्टम को बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देयर आर थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग गिवन बाय पी जैक्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पी जैक्सन ने आपके थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग दिए हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, अंडर एक्टिव फेज। इसमें से पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका अंडर एक्टिव फेज कोई फेज नहीं है, आपके पहले के ये जो तीन दिए हुए हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये आपके तीन फेजेस है। चलिए अब इनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो प्री एक्टिव फेज होता है, इसको हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं, प्लानिंग फेज, ठीक है, योजना चरण।
यहाँ पर आप लेसन प्लान बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कि आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि जो आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा मेथड चूज करते हैं, टीचिंग में एड्स आप क्या यूज करेंगे वो आप देखते हैं। इवेल्युएशन टेक्निक्स भी आप यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों का इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे, ये भी आपका यहीं पे डिसाइड हो जाता है। तो प्लानिंग है और ये यहाँ पर प्रीएक्टिव फेज बेसिकली क्या है आपका, योजना चरण है। फिर इंटरेक्टिव फेज जो होता है आपका, ये ड्यूरिंग टीचिंग हो गया, यानी कि अब आपकी जो क्लासरूम में टीचिंग है वो रियल टीचिंग परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पे आप पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्लासरूम में इंटरेक्शन चलेगा, ये सारी चीजें आपकी इंटरेक्टिव फेज में होती है। और तीसरा फेज है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, ये आफ्टर टीचिंग है। अब आफ्टर टीचिंग में एक तो आपका इवैल्यूएशन होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा। दूसरा, टीचर खुद भी अपना जो उसने टीचिंग परफॉर्म किया उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन करते हैं मतलब वो ये देखते हैं कि उन्होंने जो अपना ये पूरा शिक्षण परफॉर्म किया, ये पूरा प्लानिंग से लेकर जो उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाया था वो किस हद तक सफल रहा, किसी इंप्रूवमेंट की नीड तो नहीं है। तो ये एक तरीके के फीडबैक के रूप में काम करता है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ठीक है, तो फीडबैक करना, रिजल्ट्स को एनालाइज करना, अपने ये जो आपने टीचिंग परफॉर्म की है किस हद तक आपके उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, ये देखना, ये आपका यहाँ पर होता है। तो इसे हम इवैल्यूएशन फेज भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो क्वेश्चन जो है इस पर भी बन के आ जाता है कि आपका योजना चरण कौन सा है और आपका इवैल्यूएशन फेज यानी कि मूल्यांकन चरण कौन सा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्री एक्टिव फेज आपका योजना चरण है, पोस्ट एक्टिव फेज आपका इवैल्यूएशन फेज यानी कि मूल्यांकन चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग डायग्नोस्टिक और रेमेडियल होती है, ये बिल्कुल सही है। रॉन्ग पूछा है, हाँ ठीक है। तो देखो, गुड टीचिंग निदानात्मक और उपचारात्मक होगी। आप क्या करेंगे, पढ़ाने के बाद आप जो एफए वगैरह लेते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका नेचर कैसा होता है, डायग्नोस्टिक होता है। आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आई है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और इसके बाद रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो ये तो अच्छे शिक्षण की पहचान हुई, बहुत अच्छा है कि टीचर पहचाने कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। गुड टीचिंग इज ऑटोक्रेटिक, यही आपका गलत है, पर औरों को भी देख लेते हैं। गुड टीचिंग कोऑपरेटिव होती है, बिल्कुल आप सहयोग लेंगे, अच्छी शिक्षण होगा तो टीचर जो है सहयोग लेता है। चाहे वो टीचिंग एड्स हो, चाहे वो अन्य टीचर्स का समर्थन हो, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे अपनी टीचिंग में। फिर गुड टीचिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, जो भी बच्चों को आप सिखा रहे हैं उसको पूरी तरह से संगठित करना। देखिए, बच्चे को कोई भी चीज सिखाई जाती है उसके बाद उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे के दिमाग में चीज आनी चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंड होनी करनी चाहिए। तो ये भी इसका लक्षण है अच्छी टीचिंग का, तो ये सब सही है। अब ये जो ऑटोक्रेटिक की बात है, हमारी जो टीचिंग होती है वो तीन टाइप की होती है। पहला है आपका ऑटोक्रेटिक, ठीक है, जहां पर क्या होता है, टीचर ही सब कुछ है। ये टीचर सेंटर होती है, ठीक है, टीचर ही सब कुछ है, बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है, बच्चे जो है यहाँ पर टीचर से सवाल जवाब नहीं कर सकते। दूसरा होता है आपका, ठीक है, पहला हो गया ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर सेंटर में है, केंद्र में है, यानी कि टीचर्स भी यहाँ पर बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को महत्व दिया जाता है। तीसरा है आपका लेजिस फेयर, ठीक है, लेजिस फेयर। लेजिस फेयर टीचिंग जो होती है आपकी, इसे मुक्त्यात्मक कहते हैं। ये पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक होने की वजह से यहाँ पर बच्चे को ज्यादा महत्व दिया गया। अब ये अच्छा तो है, लेकिन शिक्षक की भूमिका जो है यहाँ सिर्फ गाइड की है। सारी चीजें जो है, ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप स्टूडेंट को फुल फ्रीडम दे दे, बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाए। जब सिर्फ उसको गाइडेंस की जरूरत है तब वो आपसे जब पूछ रहा है तब आप सिर्फ बताएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारी चीजें आप उसको इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए बेस्ट टीचिंग क्या मानी जाती है, बेस्ट आपकी मानी जाती है डेमोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग वर्स्ट मानी जाती है, ऑटोक्रेटिक को आप वर्स्ट कहते हो, सबसे खराब टीचिंग होती है टीचर सेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुड टीचिंग इज ऑटोक्रेटिक, ये आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग पूछा है, कौन सा आपका शिक्षण का उच्चतम स्तर है, तो ये है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। एक बार चेक करेंगे। देखो, मेमोरी लेवल मतलब होता है आप बच्चे को सारी चीजें क्या कर रहे हो, रटवा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बच्चा सब चीज रट रहा है। यहाँ पर आपका फोकस होता है रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, बच्चा चीज को पहचान ले, अपने दिमाग में सारी चीजें उसके मतलब
स्मरण शक्ति के ऊपर ज्यादा वो होता है। ये आपका कौन सा है, स्मृति स्तर है आपका, यहाँ पर बच्चे को हर चीज रटनी है, अपनी स्मृति के आधार पे आंसर करना है। तो टीचर सेंट्रिक मेथड है, स्टूडेंट तो सिर्फ मेमोराइज करता है, और सबसे बेसिक लेवल पे ये शुरू किया जाता है, छोटी कक्षाओं में, नर्सरी में सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बच्चे के बस दोहरा दोहरा कर ड्रिल और प्रैक्टिस करवा कर उसको सब रटवा दिया जाता है। फिर अगर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, बट थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग करवाई जाती है, यानी कि यहाँ पर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। फोकस होता है यहाँ कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के ऊपर, किसके ऊपर, समझ के ऊपर। तो ये आपका कौन सा लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, हिंदी में इसे कहते हैं बोध स्तर या समझ स्तर। फिर यहाँ पर क्या चलेगा, इंटरेक्शन एक्सप्लेनेशन, टीचर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करेगी, अच्छे से बच्चों को समझाएंगी ताकि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ जाए। ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, यानी पहले जब आपका स्मृति स्तर का शिक्षण पूरा हो जाएगा तब आप इस पर बढ़ेंगे, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब आप इस पे नहीं बढ़ सकते। फिर आपका आता है तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, चीजों के बारे में सोचना, समझना, एनालाइज कर पाना, ठीक है, इवेल्युएट कर पाना, ये सारी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी जो ज्ञान जो समझ है उसको अप्लाई कर पाना रियल लाइफ में, वो आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, ये हायर क्लासेस में यूज होता है। और यहाँ पर भी यही रहेगा, एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का शिक्षण पूरा होगा तब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पढ़ोगे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चिंतन स्तर, ठीक है, चिंतन स्तर इसको कहा जाता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमारा क्वेश्चन भी जो हाईएस्ट लेवल पूछा था रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो आपके जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है इसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जैसे कि आपका लोच का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी टीचिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग होता है कि आपको पूरा प्लान्ड वे में पहले सब तैयार कर लेना चाहिए कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, तो पहला देखेंगे कोरिलेशन विद रियल लाइफ, बिल्कुल सही। आपको जो भी पढ़ाना है बच्चे को वो उसके रियल लाइफ यानी कि उसके वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में बच्चा जो सीख रहा है और रियल लाइफ में जो चीजें देख रहा है उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ सीखने का। तो क्लास में जो भी वो सीख रहा है वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आपकी कक्षा में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती हैं, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर तरह से वो भिन्न होते हैं, उनके सीखने का तरीका। तो यहाँ पर हमें उन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारी कक्षा में किस किस प्रकार के बच्चे हैं, ताकि हम अपनी टीचिंग को उसी हिसाब से ढाल पाए। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, पहले आप बच्चे के पूर्व ज्ञान का, पूर्व अनुभवों का जो है एक अंदाजा ले लीजिए, और उसी को बेस बनाकर, उसी को आधार बनाकर आप नई शिक्षा जो है या नया जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं वो आप उससे जोड़कर बच्चे को पढ़ाएंगे। पहले से बच्चा जितना जानता है उसको बेस बनाइए, फिर आप बच्चे को नई चीज सिखाइए। प्रिंसिपल ऑफ इनएक्टिवनेस, ठीक है, निष्क्रियता का सिद्धांत, ये नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस होता है कि बच्चे को आपको क्या करना है, सक्रिय रखना है। निष्क्रिय नहीं रखना है कि बच्चा सिर्फ सुनता रहे कक्षा में, आपको उसे सक्रिय रखना है, पार्टिसिपेट करे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब मैक्सिम यानी कि जो आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं, ठीक है, सिद्धांत नहीं, सूत्र होते हैं ये आपके। तो ये क्या है, आपके मैक्सिम्स होते हैं रूल्स। रूल्स हैं जो आपको पढ़ाते वक्त फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आपकी टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावशाली हो पाए। तो यहाँ पर कौन कौन से रूल आपके मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम सारे ही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा मैक्सिम है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप पहले मैक्सिम देख लीजिए, फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात। बच्चा पहले से जो जानता है उसको आधार बनाकर आप उसे नया ज्ञान दीजिए, अज्ञात चीज तक लेके जाइए। जैसे बच्चा ए फॉर एप्पल सिखाते हो ना, ए तो बच्चे के लिए नया है लेकिन बच्चे ने एप्पल तो देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने एप्पल देखा हुआ है, तो इसीलिए आप ए को एप्पल से जोड़कर पढ़ा रहे कि ए फॉर एप्पल, ताकि बच्चा उसे कनेक्ट कर पाए। नोन से अननोन पे जा रहे हैं। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले मूर्त यानी कि ठोस चीज सिखाइए, उसके बाद बच्चे का जब कॉग्निटिव लेवल बढ़ेगा तब आप एब्स्ट्रैक्ट चीज पर उसे लेकर जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे जो है कैलकुलेशंस क्या करते हैं, फिंगर्स पे करते हैं या डंडे खींचकर जो है वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जब आप थोड़ी हायर क्लास बच्चा जब और सारा मेच्योर हो जाता है तो वो बहुत सारी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में ही कर सकता है। तो पहले कॉन्क्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे ही पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल मतलब पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाइए। पहले आप बच्चे को, जैसे नाउन सिखाना है आपको, तो पहले आप बच्चे को बताएंगे कि
राम एक नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है। और ये सारे जो नाम किसी जगह को, किसी व्यक्ति को, किसी नदी को, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब क्या है, नाउन कहलाते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। तो आप पर्टिकुलर से फिर आप जनरल पे गए, आपने पहले एग्जाम्पल दिए, उसके बाद आपने बच्चे को रूल बताया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टू जनरल। और फिर है आपका होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब पहले आप बच्चे को संपूर्ण के बारे में बताइए और फिर आप भाग के बारे में बताइए। अगर पेड़ का कॉन्सेप्ट समझाना है तो पहले उसे पेड़ दिखाओ, उसे बताओ पेड़ क्या है, फिर इसके बाद इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसके जो आपके फल हैं, लीव्स हैं, उसका जो ट्रंक यानी कि तना है, जड़ें हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो होल टू पार्ट यानी कि पहले संपूर्ण के बारे में बताओ, फिर उसके भागों के बारे में बताओ। यही आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर बेस्ड है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये मानती है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो संपूर्ण होता है वो अपने भागों के जोड़ से भी कुछ अधिक होता है। सिर्फ हम टहनी, पत्ती, जड़ वगैरह ये सब को जोड़ दे तो बस पेड़ नहीं बन जाएगा, वो उससे कहीं ज्यादा अधिक चीज है। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ से आया है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से आया है। एक मैगजिम है जिसको हम टीचिंग में भी फॉलो करते हैं। Which of the following is dependent variable in teaching learning process? Student, teacher, environment and content. तो यहाँ पर देखो वेरिएबल्स, आपके जो टीचिंग होती है उसमें तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरमीडिएरी। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी कि आश्रित चर, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आश्रित चर, ये कौन होता है, ये होता है स्टूडेंट। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, क्योंकि वो किस पर आश्रित है, टीचर पर आश्रित है, अपने ज्ञान के लिए, अपनी समझ के लिए। टीचर क्या होता है यहाँ पर, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर है क्योंकि टीचर ही डिसाइड करेगा बच्चे को क्या और कितना सिखाना है। एनवायरमेंट और कंटेंट आपके इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि टीचिंग को प्रभावित करते ये वो चर है, जैसे एनवायरमेंट, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, आपके टीचिंग एड, ये सब जो है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ये सब आपके इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Students are more active in evaluative functions. Diagnostic functions are only performed by the teacher. Prescriptive functions are only performed by the teacher with the cooperation of students. The evaluative functions include evaluation of diagnostic and prescriptive functions. अब देखो ये यहाँ पे से आया है कि आपका जो टीचिंग होती है उसमें तीन आपके वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो किस पर निर्भर कर रहा है, टीचर पर निर्भर कर रहा है ज्ञान के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है टीचर। तीसरा होता है आपके इंटरमीडिएरी। अब इन सभी वेरिएबल्स के अपने कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो तीन प्रकार के फंक्शंस होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस, डायग्नोस्टिक फंक्शंस एंड यहाँ पर क्या होते हैं, इवैल्यूएटिव फंक्शंस। तो सबसे पहले होते हैं आपके डायग्नोस्टिक फंक्शंस। डायग्नोस्टिक फंक्शन मतलब निदानात्मक कार्य, मतलब आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस, ये आपका पहले होगा, टीचिंग से पहले जब आप क्या करते हो, आप बच्चे का जो स्तर है वो डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हो कि बच्चे का लेवल क्या है, आप उसे क्या सिखाओगे, कैसे सिखाओगे, ये चीजें जो है टीचर करता है। यहाँ पर टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, हालांकि स्टूडेंट भी डायग्नोस्टिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि वो जिस नई कक्षा में आया है वहां के टीचर्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे बैठ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसे समझ में आ रहा है, कौन सी चीज कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है वो। लेकिन ज्यादा यहाँ पर रोल किसका होता है, टीचर का होता है। फिर होते हैं दूसरे आपके प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस, ठीक है, निर्देशात्मक कार्य। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस जो होते हैं आपके, जहां पर टीचर जो है असली टीचिंग परफॉर्म करती है। वो देखेगी कि बच्चे का स्तर क्या हो गया, अब उसने डायग्नोस्ट कर लिया है, इसके हिसाब से वो बच्चों को क्या बता रही है, सब चीजें सिखा रही है, बता रही है, बीच बीच में उनसे क्वेश्चन करके, फिर से एनालाइज करके कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से उसके लिए चीजों को चेंज करके, मेथड्स को चेंज करके फिर से समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन हो, यहाँ पर बच्चे का भी सपोर्ट चाहिए होता है, बच्चे इन्वॉल्व होंगे टीचर के साथ टीचिंग में, तभी जो है टीचर भी अपनी टीचिंग को फॉरवर्ड ले जा पाएंगे। और तीसरे होते हैं इवैल्यूएटिव फंक्शंस। इवैल्यूएटिव फंक्शंस में आपके स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं, हालांकि टीचर भी इवैल्यूएट करती है अपने आप को। जब मैंने आपको अभी फेजेस में भी बताया था कि इवैल्यूएटिव स्टेज जो होती है आपकी, इवैल्यूएटिव फेज, उसमें बच्चों का इवैल्यूएशन तो होता ही है, टीचर भी रिफ्लेक्ट बैक करती हैं कि उनकी टीचिंग कितनी सफल रही। ठीक है, तो इवैल्यूएटिव फंक्शंस में आपका क्या रहता है, यहाँ पर बच्चा तो एक्टिव है ही ज्यादा, यहाँ पर बच्चा जो है बताएगा कि उसने टीचिंग के दौरान पूरा क्या सीखा। ठीक है, तो वो अब उसका इवैल्यूएशन हो रहा है कि बच्चे को कितना समझ में आया। साथ ही साथ टीचर का भी इवैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पर कि उनका जो पूरा प्रोसेस था ये कितना सही रहा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव इन इवैल्यूएटिव फंक्शंस, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। डायग्नोस्टिक फंक्शंस आर ओनली परफॉर्म बाय टीचर, अब स्टूडेंट भी होता है लेकिन और भी हम देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस आर ओनली परफॉर्म बाय टीचर विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल।
इवैल्यूएटिव फंक्शंस इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस। ये भी बिल्कुल सही है। इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हमारा प्रोसेस कितना सही रहा है इसका भी इवैल्यूएशन हो रहा है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही जो है आपका ये इनकरेक्ट है। डायग्नोस्टिक फंक्शन सिर्फ टीचर परफॉर्म नहीं करता, यहाँ पर ये आपका स्टूडेंट भी इन्वॉल्व इसमें होता है। और लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, टीचिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड टीचर्स बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपके शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वो ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, वो सभी को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर टच करते हैं, टीचर बिहेवियर को भी, स्टूडेंट बिहेवियर को भी, टीचर का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे आज के टीचिंग के एमसीक्यू, जिसमें हमने एमसीक्यूज के थ्रू पूरे टीचिंग के टॉपिक को समझने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप डिटेल में टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमने इसके डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड किए हैं। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करके हमारे बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।